स्वागत नहीं करोगे हमारा। आइए एक और एएस करते हैं, आ जाओ। AS5 अगेन अ वेरी स्मॉल एएस। आपको मैं ये एएस कुछ ही मिनटों के अंदर रिवाइज करवा के देता हूँ डिटेल्ड में, येट इन अ कंसाइज मैनर विथ क्वेश्चंस। नहीं भरोसा करते, देख के देखना लेक्चर्स, मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है, सुनना। तो इस वीडियो में हम AS5 को रिवाइज करेंगे विद क्वेश्चंस। ये जो भी बोर्ड नोट्स मैं यूज करूंगा हर बार की तरह, इस बोर्ड नोट्स को भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का, ज्वाइन करना, नोट्स डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक है, या आप जो भी फैकल्टी के नोट्स रेफर कर रहे हो वो क्वेश्चन बैंक लेके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर का फर्क होगा, बाकी क्वेश्चंस यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली। अगर फिर भी आपको लगता है यू वांट टू बाय द क्वेश्चन बैंक, इट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट बीबी वर्चुअल्स वाली, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, चलो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। बट उसके पहले मुन्ना यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मेरे लिए नहीं, आपके लिए बहुत यूजफुल रह सकता है, क्योंकि बहुत सारी काम की चीजें इसके ऊपर अपलोड होती है। ठीक है, चलो आ जाओ। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ AS5 इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब इतना बड़ा नाम याद कैसे रखे सर? कुछ नहीं, इस पूरे एएस को 3 पार्ट में बांट दो। पहला है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, दूसरा है प्रायर पीरियड आइटम्स, और तीसरा है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर नाम तो 3 है, लेकिन चार्ट में आपने एक और चीज डाल रखी है, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। यस, तो ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का भी डिस्कशन यहां होता है, बट वो एएस के नाम में नहीं आता है। इट इज लाइक सलमान खान। सलमान भाई को सुना है क्या? वो बोलता है दिल में आता हूं समझ में नहीं। सेम बराबर, चैप्टर में आता हूं लेकिन नाम में नहीं। हा सर फालतू बात। इधर आओ, आगे बढ़ते फटाफट से। तो देखना क्या बोलता है। अब है ना, मैंने पूरे एएस के डिस्कशन को ऐसे 4 हिस्सों में बांट दिया है। पहले आई विल डिस्कस अबाउट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। अब सुनना, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड की जब मैं बात करता हूं तो पीएनएल अकाउंट में क्या क्या आता है? कंपनी के सारे इनकम एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट के अंदर आते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। मान लो अगर किसी और एएस ने बोला कि ये भले ही एक्सपेंस है बट एक कैपिटलाइज होना चाहिए, तो फॉलो दैट एएस। फॉर एग्जांपल, आप इंस्टॉलेशन एक्सपेंस इंकर करते हो, मान लो आपने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस मशीन पे इंकर किया, तो AS 10 बोलता है कि कैपिटलाइज कर लो। बराबर, मान लो आपने इंटरेस्ट का खर्चा इंकर किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस जाता है नॉर्मली एक्सपेंस साइड में, बट अगर इंटरेस्ट का एक्सपेंस इंकर किया ऑन अ क्वालिफाइंग असेट, तो AS 16 बोलता है इसको आप क्या कर लो, मीठा मीठा कैपिटलाइज कर लो। तो बस ये AS भी यही बोलता है, सारे इनकम एक्सपेंस विल गो टू पीएनएल, एक्सेप्ट अगर किसी और AS ने कोई दूसरा ट्रीटमेंट बताया है तो फॉलो दैट AS। क्लियर? अच्छा, अब नेट प्रॉफिट और लॉस में जितने भी आइटम्स आते हैं उनको ब्रॉडली 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है। पहला, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, मतलब आपके बिजनेस में होने वाले डे टू डे ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। जैसे मान लो मैं टीचिंग करता हूं, तो मेरे टीचिंग का जो सेल्स है वो, बुक्स सेल करता हूं, बुक्स का जो रॉयल्टी इनकम है वो। बराबर, मान लो मैंने पैसा कमाया, पैसा कमा के मैंने FD कर दी, तो FD से जो इंटरेस्ट कमाया वो। सर इंटरेस्ट ये तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी हुआ। सुनना, आप डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हम कैश फ्लो पढ़ते हैं, कैश फ्लो में भी स्टडी समथिंग नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। यहां मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑर्डिनरी की बात कर रहा हूं, मतलब जो बिजनेस में ऑकर होना आम बात है। जैसे आप पैसा कमाओगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे ना, तो उससे इंटरेस्ट कमाना आम बात है। मान लो बिजनेस के लिए लोन लिया, तो लोन पे इंटरेस्ट भरना आम बात है। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर है, वो अलग है। यहां ऑर्डिनरी मतलब जो बिजनेस में नॉर्मली हो सकती है। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम, सैलरीज वगैरह देना, एक्सेट्रा। तो ये सारे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होते हैं। उसके अलावा होते हैं कुछ ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल आइटम्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल आइटम्स? मतलब ये होते तो ऑर्डिनरी ही है, बट क्योंकि इनका साइज या नेचर ऐसा है, दे रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर। दे रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर, उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम। अच्छा, इसको प्यार से ऐसा भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी आइटम्स विच रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर। मतलब एक्सेप्शनल का दूसरा नाम है ऑर्डिनरी दैट रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर। तो इसमें एग्जांपल दो सर। इन शॉर्ट एक्सेप्शनल, इसका एग्जाम्पल, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये याद रखना, अगर ये समझ लिया ना आपने, तो क्वेश्चन सॉल्विंग विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। सुनना, तो सबसे पहला एग्जांपल है राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज टू NRV। देखो, इन्वेंट्री को राइट डाउन करना, इट इज ऑर्डिनरी आइटम, बट इसका नेचर ऐसा है दैट इट रिक्वायर्स सेपरेट डिस्क्लोजर। ऐसा क्यों सर? इन्वेंट्री का राइट डाउन मतलब बिजनेस में होने वाला है भयंकर लॉस, क्योंकि NRV गिर चुकी है। अच्छा, उसके अलावा कॉस्ट इंकर्ड ऑन रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज। कभी कभी कंपनी में बहुत सारे होते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, आपने सुना भी रहेगा, हम पढ़ते हैं ना चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसमें भी बहुत सारे खर्चे इंकर करने पड़ते हैं। तो रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह करना इज ओके, बट इसका नेचर ऐसा है, दे रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर। उसके अलावा डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और डिस्पोजल ऑफ PP।
अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज करना इज ऑर्डिनरी, बट आप देखना आप लॉन्ग टर्म को डिस्पोज कर रहे हो। लॉन्ग टर्म मतलब ये इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक होल्ड करने वाले थे, वक्त से पहले डिस्पोज कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ बात है जो छुपी छुपाई रह गई, इसलिए एक्सेप्शनल। डिस्पोजल ऑफ पीपी, अब देखो पीपी का डिस्पोजल हर बार एक्सेप्शनल नहीं होगा, इट डिपेंड्स। मान लो आपने पीपी को डिस्पोज किया लाइफ खत्म होने के एंड पे, स्क्रैप किया, दैट इज ओके। बट मान लो पीपी को लाइफ खत्म होने के पहले डिस्पोज किया है, क्यों डिस्पोज किया, तो इसलिए वो एक्सेप्शनल बन जाता है। उसके अलावा लिटिगेशन एक्सपेंस या सेटलमेंट, मान लो आप धंधा कर रहे हो, जीएसटी नहीं भरा आपने, तो जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आया, इनकम टैक्स का नोटिस आया, ये नोटिस वगैरह आना इज ऑर्डिनरी, बट इतना भी ऑर्डिनरी नहीं है कि आप इसको नॉर्मल अदर एक्सपेंस में दिखा दो, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी है बट एक्सेप्शनल है। उसके अलावा अरियर्स पेएबल टू वर्कर्स फॉर रिवीजन ऑफ वेजेस विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कभी कभी गवर्नमेंट के न्यू रेगुलेशन आते हैं कि जो भी आपके वर्कर्स हैं उनका आप पगार बढ़ा दो 6 महीने पहले से, या फिर वर्कर्स लोग कभी कभी बोलते हैं हमारा पगार बढ़ा दो, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। तो ये सब जो पगार बढ़ाने वाली बातें हैं, पगार बढ़ाना इज ऑर्डिनरी एक्टिविटी बट विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दैट मीन्स दिस इज समथिंग विच इज एक्सेप्शनल, ध्यान रखना। तो ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल में ये सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ता हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होता है, ये आइटम्स हम ऑकर होना एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, मतलब ये बिजनेस में ऑकर होना आम बात नहीं है, ठीक है, और फिर भी ऑकर हो जाए उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब फर्क ये होता है कि एक्सेप्शनल में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फर्क है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। एक्सेप्शनल में इट इज ऑर्डिनरी एक्टिविटी बट बिकॉज ऑफ द साइज या नेचर उसका डिस्क्लोजर अलग से देना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज नेवर ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ये हम बिजनेस में होना एक्सपेक्ट करते ही नहीं है, फिर भी हो जाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सर एग्जांपल दो, लॉस बाय फायर, अर्थक्वेक, फ्लड्स, प्लेन क्रैश में नुकसान हो जाना, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बराबर। और भी एग्जांपल्स देखो, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, लोन लिया था प्रॉपर्टी के मॉर्गेज पे, लोन नहीं भरा, प्रॉपर्टी बैंक ने जब्त कर ली। अब लोन लेना आम बात है, लेकिन लोन रिपे नहीं करने पे प्रॉपर्टी जब्त होना वो आम बात नहीं है। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अब देखो गवर्नमेंट कंपनीज को मदद करने के लिए ग्रांट देता है, ग्रांट मिलना इज ऑर्डिनरी थिंग, बट उसका रिफंड हो जाना मतलब आपने कोई तो कंडीशन से कंप्लाई नहीं हो, कोई वायलेशन आपने किया होगा, इसलिए वो रिफंड आ जाता है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। उसके अलावा सेल ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू लिक्विडिटी या फाइनेंशियल इशू, प्रॉपर्टी बेचना इज ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल आइटम, बराबर, लेकिन प्रॉपर्टी बेचना बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू, पैसे की कमी है कंपनी के अंदर इसलिए आपने प्रॉपर्टी बेची, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो जाता है, ध्यान रखना। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता क्या, देखो मैंने लिखा भी रखा है, दीज आर इनकम और एक्सपेंस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट from ordinary activities and therefore are not expected to occur very frequently। और इस ordinary items को, इसका नेचर और अमाउंट हम हमेशा सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं। अब सेपरेटली डिस्क्लोज कैसे होता है वो भी समझने के लिए आप क्या करना, आपको मैं जब डे 1 पे सिखाता हूं तो आपको मैं पीएनएल का फॉर्मेट एक्सप्लेन करता हूं, बराबर। अब देखना कैसा होता है, ये सारे आपके रेवेन्यू रहे, ये सारे एक्सपेंसेस रहे। अब पीएनएल का फॉर्मेट इतना शानदार है कि इसमें एक्सेप्शनल आइटम्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इनके लिए सेपरेट हेड क्रिएट किया गया है ताकि इनका इंपैक्ट क्लियरली दिख सके, ठीक है। वापस बता दूं, एक्सेप्शनल मतलब ऑर्डिनरी ही होता है बट साइज नेचर ऐसा है कि अलग से डिस्क्लोज करना पड़ रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी समथिंग जो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने AS5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस कर लिया। नेट प्रॉफिट और लॉस, उसमें ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हो गए, ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल, या फिर इसको ऐसा ही बोलते हैं ऑर्डिनरी दैट रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर, ये दूसरा। और तीसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो मैंने एग्जांपल्स ग्रीन में लिख रखे उसका ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है प्रायर पीरियड आइटम, PPI, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे PPI। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PPI? PPI इज नथिंग बट एरर ओमिशंस जो करंट ईयर में मालूम पड़ता है विच रिलेट टू वन और मोर प्रायर पीरियड, मतलब पिछले साल या उसके पहले के सालों की गलतियां जो मालूम आज पड़ी है उसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम, बराबर। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर करंट ईयर की गलती करंट ईयर में मालूम पड़ जाए तो वो गलती नहीं, वो PPI नहीं है। वो बोलते हैं ना सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो भूला नहीं बोलते, सेम चीज। करंट ईयर की गलती मालूम पड़ जाए करंट ईयर में तो वो गलती नहीं है। गलती कब है? जब गलती थी प्रीवियस ईयर या उसके पहले वाले सालों की मालूम करंट ईयर में पड़ी है, उसको बोलते हैं PPI। एंड PPI अराइज बिकॉज ऑफ एरर और ओमिशन। अच्छा, एरर्स में क्या क्या आ सकता है? मैथमेटिकल मिस्टेक, मिस्टेक्स इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट या ओवरसाइट। एग्जांपल, मैथमेटिकल मिस्टेक का मतलब है चार्ज करना था 10% डिप्रीसिएशन, आपने चार्ज कर दिया 100% डिप्रीसिएशन, मैथमेटिकल मिस्टेक्स। अच्छा, मिस्टेक्स इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी, इन्वेंट्री के लिए वी हैव फीफो या वेटेड एवरेज, आपने यूज कर लिया लीफो। लीफो AS2 में अलाउड ही नहीं है,
मिस्टेक इन अप्लाइंग पॉलिसी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, आपने किसी एडजस्टिंग इवेंट को नॉन एडजस्टिंग मान लिया बिकॉज आपने फैक्ट्स को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट नहीं किया, या फिर ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब मान लो आपको 5 पेज दिया था अकाउंटिंग करने के लिए, आपने बीच के 2 पेज का अकाउंटिंग किया ही नहीं, ओवरसाइट, दिखाई नहीं आपको 2 पेज। ओवरसाइट इज वेरी सिमिलर टू ओमिशन, भूल ही गए, ठीक है। तो ओमिशन का मतलब भी यही होता है। ओमिशन मींस रिलायबल इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एफएस बट इंफॉर्मेशन वाज नॉट कंसिडर्ड, वो इंफॉर्मेशन उस समय थी, आप कंसिडर करना भूल गए, तो एरर या ओमिशन ये हुआ, तो इसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। अब प्रायर पीरियड आइटम है तो क्या करें, बोलते हैं नेचर एंड अमाउंट ऑफ पीपीआई should be disclosed separately in P&L so that its impact on current period can be perceived। अब पीपीआई को भी अपने को P&L में अलग हेड में दिखाना है। अब अगर आप P&L का फॉर्मेट देखोगे तो एक्सेप्शनल आइटम के लिए अलग से हेड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए अलग से हेड है, बट पीपीआई का अलग से हेड नहीं है। तो स्टैंडर्ड बोलता है अगर किसी कंपनी के केस में पीपीआई आ जाता है, प्रायर पीरियड आइटम आ जाता है, तो पीएनएल में आपको खुद से एक सेपरेट लाइन आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। सर ऐसा अलाउड है? ऑफ कोर्स अलाउड है, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, इनकम मान लो पीएनएल का एक्सट्रैक्ट है, ये सारे इनकम्स लेके एक्सपेंस लिखा, हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर पीपीआई, फिर लेस करेंगे पीपीआई तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर पीपीआई। अब ये पीपीआई हम कहां लिखे सर? एक्सेप्शनल के पहले, एक्सेप्शनल के बाद में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी के पहले, एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बाद में, कहीं भी लिखो चलेगा, वो उसका कोई गाइडेंस नहीं है, आप इसको कहीं भी लिख सकते हो, बस एक सेपरेट हेड में लिखना, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एकदम क्लियर है सर। दिस वाज अबाउट पीपीआई, प्रायर पीरियड आइटम। फिर आएगा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। याद है ये वो वाला लाइन आइटम है जो नाम में नहीं आता लेकिन चैप्टर में आता है ना, सलमान भाई वाला। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट? जहां जहां अमाउंट आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो वहां अंदाजा लगाते हैं। तो एस्टिमेट इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेशन वेयर प्रॉपर मेजरमेंट कैन नॉट बी मेड। बराबर, जैसे मान लो आपको प्रोविजन निकालना बैड डेट्स का, बट कितना बैड डेट्स होएगा ये पता नहीं है, तो अंदाजा लगाते हैं। एसेट का यूजफुल लाइफ निकालना अकाउंटिंग एस्टीमेट है, रेसिडुअल वैल्यू निकालना अकाउंटिंग एस्टीमेट है, डेप्रीसिएशन का मेथड एसएलएम डब्ल्यूडीवी क्या रेट लगाए जो भी लगाए अकाउंटिंग एस्टीमेट है, वारंटी का प्रोविजन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, ध्यान रखना। अच्छा, क्योंकि ये एस्टीमेट है तो क्या ये चेंज हो सकता है? एस्टीमेट होता ही एक अंदाजा है, उसके बेसिक नेचर में ही चेंज होना लिखा है, ठीक है। तो यस, अकाउंटिंग एस्टीमेट कैन चेंज, बट वो कब चेंज हो सकता है? 3 में से कोई भी एक केस में, यू हैव गैदर्ड सम न्यू इन्फॉर्मेशन, या फिर आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, या इसमें एक्सपीरियंस ग्रांटेड नहीं, एक्सपीरियंस गेन्ड है, सॉरी फॉर द लॉन्ग वर्ड, एक्सपीरियंस गेन्ड, या फिर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स। अब इसको समझाओ ना, जरा समझ नहीं आया, सुनना। एस्टीमेट कम चेंज होगा जब आपके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ जाए। मान लो आप सैमसंग कंपनी हो, आप पहले प्रोविजन फॉर वारंटी बनाते थे 5% के हिसाब से, ठीक है। अब आपका एक फोन में धमाका हो गया, एक फोन ब्लास्ट हो गया किसी एयरप्लेन में, तो आपके फोन को लेकर नेगेटिविटी आ जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम या फिर वारंटी क्लेम ज्यादा आएंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस न्यू इन्फॉर्मेशन यू विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। तो एस्टीमेट चेंज हुआ बिकॉज ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक्सपीरियंस गेन, मान लो आप पहले ना डेटर्स के ऊपर प्रोविजन 5% बनाया करते थे, अब आपको मालूम पड़ा दुनिया बड़ी जालिम है, पैसा देती नहीं है टाइम से, तो 5% के बैड डेट्स के प्रोविजन से काम नहीं चल रहा है, 10% क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये आपने क्यों इंक्रीज किया? भाई दुनिया में एक्सपीरियंस गेन किया, है ना। उसके अलावा सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मान लो आप पे केस चल रहा था, आपको पता है आप केस हारने वाले हो, तो केस हारने पे जो पेनल्टी है उसका आपने प्रोविजन क्रिएट किया 1 CR का, बराबर। अब कोर्ट का रियल ऑर्डर आ गया और मालूम पड़ा 1 नहीं 2 CR का पेनल्टी भरना है आपको, तो अब इस केस में आप जो पेनल्टी का प्रोविजन है वो 1 CR से 2 CR पे ले जाओगे। क्यों चेंज किया आपने? बिकॉज जो केस आप पे चल रहा था उसमें हुए सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली आपको, ऐसा। तो इसलिए आप अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या करोगे? चेंज करोगे। अच्छा, अगर अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज किया तो इसका इफेक्ट कैसे देना है? इसका इफेक्ट देना प्रोस्पेक्टिवली। इसकी हम बात AS 10 में भी करते हैं। सब प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव मतलब जब चेंज के बारे में मालूम पड़ा उस साल में या आने वाले सालों में इसका इफेक्ट देंगे, पुराने सालों का कोई भी अमाउंट आप जाके चेंज नहीं करोगे, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना। उसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज क्या प्रायर पीरियड आइटम है क्या? नहीं, एस्टीमेट का चेंज कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पहले 2% प्रोविजन बना रहे थे, अभी आपने 5% कर दिया तो गलत किया देवसेना, गलती नहीं थी आपकी, ये एस्टीमेट का चेंज है, तो ये पीपीआई नहीं हो सकता, बिकॉज पीपीआई मतलब गलती या ओमिशन होता है। उसके अलावा एस्टीमेट चेंज करना कंपनी में आम बात है, इट इज नॉट अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कभी कभी बोलेगा एस्टीमेट चेंज हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल देगा, नहीं, गलती, सॉरी, एस्टीमेट चेंज करना इज नॉट अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जस्ट रिमेंबर दिस। उसके अलावा अगर कभी भी अकाउंटिंग एस्टीमेट आपने चेंज किया है तो आप एस्टीमेट का इफेक्ट तो लोगे कंपनी के फाइनेंशियल्स में, बट नोट्स टू अकाउंट्स में
भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जो भी एस्टिमेट का चेंज है उसका नेचर क्या था, उसका अमाउंट क्या था, उसका पॉसिबल इंपैक्ट वगैरह करंट में, फ्यूचर में वगैरह क्या है, वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. सो दिस वाज अबाउट अकाउंटिंग एस्टिमेट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. उसके बाद आएगा चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में. अकाउंटिंग पॉलिसी का वैसे काफी डिस्कशन हम AS1 में भी करते हैं जो यहां सेम है. तो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में सबसे पहले बताता है पॉलिसी का मतलब क्या है. पॉलिसी का मतलब जहां जहां स्टैंडर्ड ने किसी भी आइटम के लिए आपको चॉइस दिया है उसमें से कोई चूज करना एक पॉलिसी होता है. बराबर. अच्छा, ये हमने पढ़ा था, मैं डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर नहीं कर रहा. कहां पढ़ा था? AS1 में. रिवीजन आपको मिलेगा मेरे चैनल पर, जाके देख लेना. उसके अलावा पॉलिसी सिलेक्ट करना वो ठीक है, क्या हम पॉलिसी चेंज कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स यू कैन चेंज. कब? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, या फिर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय AS, और व्हेन यू फील इट विल रिजल्ट इन अ बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सर एग्जांपल दो ना. मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ या हस्बैंड बन चुके हैं, क्या आप चेंज कर सकते हो क्या? नॉर्मली तो आप रोज तो चेंज करोगे नहीं, कब चेंज करें? या तो पेरेंट्स बोल दे कि नहीं इंटरकास्ट मैरिज नहीं चलेगी, प्लीज चेंज, तो रिक्वायर्ड बाय लॉ. या फिर आपके भाई बहन बोल दे कि नहीं नहीं चेंज करो, भाई बहन मतलब रिक्वायर्ड बाय AS. या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड आके बोल दे यार यू डिजर्व बेटर, ये आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके लिए नहीं है, यू डिजर्व बेटर, मतलब इफ इट रिजल्ट्स इन बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ FS. वाह सर वाह, क्या समझाया है सर. तो इन तीन में से कोई भी केस हुआ तो यू कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी. ठीक है. अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया तो फिर तो आपको डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा कि पॉलिसी चेंज किया है. ये सेम चीज AS1 में डिस्कस करी थी. क्या डिस्कस करा था? अगर आपने पॉलिसी चेंज किया है और पॉलिसी चेंज करने से मॉनेटरी इंपैक्ट क्या है, अमाउंट का इंपैक्ट क्या है बता सकते हो, तो अमाउंट डिस्क्लोज कर देना. अगर अमाउंट नहीं डिसाइड कर पा रहे कितना इंपैक्ट पड़ा है पॉलिसी के चेंज से, तो ये फैक्ट डिस्क्लोज कर देना. और अगर पॉलिसी का इफेक्ट, पॉलिसी चेंज का इफेक्ट करंट ईयर में मटेरियल नहीं है बट फ्यूचर ईयर्स में इंपैक्ट करेगा, तो ये फैक्ट डिस्क्लोज कर देना कि फ्यूचर में इसका इंपैक्ट आने वाला है. उसके अलावा change in policy is accounted retrospectively. What is the meaning of retrospectively? Actually AS इतना ही बोल के छोड़ देता है. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे देना है वो ज़्यादा सिखाता नहीं है, बट मैं थोड़ी चर्चा इस पर जरूर करूंगा. रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जिस साल का चेंज है उस साल से आपको इंपैक्ट लेना पड़ेगा. मतलब पॉलिसी का चेंज मान लो आपने करंट ईयर में चेंज किया है, तो सिर्फ करंट ईयर में चेंज करने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रीवियस ईयर्स में भी चेंज करना पड़ेगा. अब सर प्रीवियस ईयर में हम कैसे चेंज करें? हम तो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल्स इशू कर चुके हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल्स मंगाकर कैंसिल करके चेंज नहीं करना है. करंट ईयर में आप कंपैरेटिव्स देते हो ना, करंट ईयर का फिगर्स दिया, साथ में प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी देते हो, तो करंट ईयर के कंपैरेटिव फिगर्स में आप चेंज करोगे. एग्जांपल के तौर पे प्रीवियस ईयर में यू वर फॉलोइंग फीफो, अब आपने चेंज किया टू वेटेड एवरेज, तो करंट ईयर से तो विल फॉलो वेटेड एवरेज. रेट्रोस्पेक्टिव का इफेक्ट का मतलब है जब करंट ईयर के कंपैरेटिव प्रेजेंट करोगे तो ये फीफो काट कर करंट ईयर प्रीवियस ईयर के इन्वेंट्री को भी एज पर वेटेड एवरेज दिखाना पड़ेगा. इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये था अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में. उसके अलावा लास्ट 2 पॉइंट इन दिस AS, फिर कंसेप्चुअली खत्म हो जाएगा. द फॉलोइंग आर नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी. इस चेंज को अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज मत बोलना. तो क्या बोलेंगे? इन दोनों केसेस को चेंज इन पॉलिसी नहीं, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ पॉलिसी बोला जाता है. देखो चेंज कब होता है? जब आप पहले कुछ और फॉलो कर रहे थे और अभी आप उस पॉलिसी में चेंज ला रहे हो. मतलब आप पहले मान लो फीफो फॉलो कर रहे थे, अभी आप वेटेड एवरेज फॉलो करोगे, इसको चेंज बोलते हैं. अब मान लो जिंदगी में इन्वेंट्री आपके पहली बार आई है और आपने पहली बार फीफो लगाया, तो इसको चेंज नहीं बोलते, इसको फर्स्ट टाइम एडॉप्शन बोलते हैं. एक और एग्जांपल देता हूं. मान लो आपके कंपनी में कुछ इंप्लॉयज थे, पहले आप किसी को भी बोनस नहीं दिया करते थे, बराबर. फिर मान लो अपने पास स्टूडेंट है हर्ष ने अपने कंपनी में एक इंप्लॉय का दाखिला करवाया, उसको सेक्रेटरी बना दिया और उसको बोला कि सेक्रेटरी को बोनस हर साल मिलेगा. अब पहले बोनस किसी को मिलता था क्या? नहीं. अब इस एम्प्लॉयर ने बोला कि हम अपने सेक्रेटरी को हर महीने बोनस देंगे. तो बोनस की पॉलिसी आई ही कंपनी में पहली बार है ना, तो इसको चेंज इन पॉलिसी नहीं बोलेंगे, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ पॉलिसी बोलेंगे. अब आप ये मत पूछना कि बोनस क्यों दिया सर, वो राज उसी के साथ चला गया. ठीक है, ध्यान रखना. तो फॉलोइंग आर नॉट चेंजेस इन पॉलिसी. अब इसके जो 2 रेलिवेंट एग्जांपल ICAI बार बार पूछता है उस पर ध्यान रखना. सबसे पहले एडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी फॉर इवेंट्स that differ in substance from those previously occurring. पहले कोई और तरीके के इवेंट होते थे, अभी कोई और तरीके के इवेंट होते जिसके लिए आपने नया पॉलिसी बनाया है. सर समझ नहीं आया, एग्जांपल दो. एग्जांपल के तौर पे आप पहले कंपनी में ग्रेचुइटी लमसम बेसिस पे देते थे, शक्ल देखकर, इसकी शक्ल पसंद आई ₹1,00,000 ग्रेचुइटी, इसकी शक्ल पसंद नहीं आई 0 ग्रेचुइटी. तो पहले आप ग्रेचुइटी एडहॉक बेसिस पे देते थे.
अब आपने डिसाइड किया कि हम ग्रेचुइटी के लिए फॉर्मल प्लान तैयार करेंगे कि हर एम्प्लॉय को कितना ग्रेचुइटी मिलना चाहिए। तो इंट्रोड्यूसिंग अ फॉर्मल ग्रेचुइटी स्कीम इन प्लेस ऑफ एडहॉक, इसको चेंज इन पॉलिसी मत बोलना। ये मत बोलना सर पहले आप एडहॉक दे रहे थे अभी आप फॉर्मल ला रहे हो। भाई फॉर्मल पॉलिसी आई ही पहली बार है तो इसको फर्स्ट टाइम एडॉप्शन बोलेंगे। हाँ, अगर ऐसा होता कि पहले भी फॉर्मल पॉलिसी थी, अब इस फॉर्मल पॉलिसी को काट कर आप एक नया फॉर्मल पॉलिसी इशू कर रहे हो, तो ये होता चेंज इन पॉलिसी। पहले कोई पॉलिसी थी ही नहीं, पहली बार आ रही है कोई फॉर्मल पॉलिसी, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ पॉलिसी। उसके अलावा एडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी फॉर इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस व्हिच डिड नॉट ऑकर प्रीवियसली और वर इमटेरियल। मान लो आपने अभी अभी कंपनी में पेंशन स्कीम अनाउंस करी, पहले कोई पेंशन स्कीम थी ही नहीं, तो ये भी फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ पॉलिसी है। सर ये पहले और दूसरे में फर्क क्या हुआ? देखो पहले एग्जाम्पल में हम ग्रेचुइटी दे रहे थे लेकिन एडॉक बेसिस पे दे रहे, अब लेकर आए फॉर्मल प्लान, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। सेकंड वाले एग्जांपल में कोई पेंशन पहले दे नहीं रहते, एडॉक पे भी नहीं दे रहे थे, पहली बार ही सीधा पॉलिसी लेकर आए, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ पॉलिसी। तो इसके जो वर्डिंग्स है आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एकदम क्लियर है सर। इसी के साथ कंसेप्चुअली दिस एएस इज ओवर। अच्छा, मैंने नीचे आपके सहूलत के लिए बता रखा है कि आंसर कैसे प्रेजेंट करना है इसका। कभी भी कोई भी छोटे मोटे एएस पे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एएस का नंबर और नाम का रेफरेंस देना, फिर जो भी रेलिवेंट पॉइंट है, मान लो क्वेश्चन बात करता है पीपीआई के बारे में या एस्टीमेट के बारे में या एक्स्ट्रॉर्डनरी के बारे में, तो उसको अपने ओन वर्ड्स में डिफाइन करना और फिर नीचे जाकर कंक्लूड कर देना 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेनेशन के साथ, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। दिस इज अ बेसिक फॉर्मेट विच यू कैन यूज फॉर अ 4 मार्क क्वेश्चन ऑफ एएस। ठीक है, अच्छा अब हम जाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, बट आई नो इसमें बहुत सारे स्मॉल चीजें थी, आपको फटाफट से सारे गो थ्रू करवा रहा हूं, रिवीजन के अंदर रिवीजन करवा रहा हूं, 2 मिनट देना, फटाफट से सुनना। सबसे पहले AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम, चेंज इन पॉलिसीज। नाम में एक चीज नहीं है जो आती है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब सुनते हुए चलना, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, इसमें जो भी इनकम एक्सपेंस पीरियड में आएंगे, एक्सेप्शन कोई दूसरा एएस कुछ और बोलता है तो एएस फॉलो करना। उसके अलावा ऑर्डिनरी एक्टिविटी मतलब डे टू डे बिजनेस में जो भी होता है वो ऑर्डिनरी। उसके अलावा होता है ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल, मतलब ये ऑर्डिनरी होता है बट साइज और नेचर ऐसा है कि दे रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर। एग्जांपल दिया हुआ था एनआरवी, रीस्ट्रक्चरिंग, डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म्स, लिटिगेशन, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वेजेस वगैरह चेंज किया, वो सब। उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये हम होना एक्सपेक्ट ही नहीं करते फिर भी ऑकर हो गया, लॉस बाय फायर, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रिफंड ऑफ ग्रांट, सेल ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू लिक्विडिटी इशू। ठीक है, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड के बारे में। फिर था प्रायर पीरियड आइटम, एरर या ओमिशन जो पिछले साल या उसके पहले का है, मालूम आज पड़ा है, बराबर ये एरर भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है तो क्या करे, इसका पीएनएल में क्रिएट होगा सेपरेट हेड ताकि इसका इंपैक्ट दिख सके। क्लियर, खत्म हो गया। फिर आएगा चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, जहां अमाउंट नहीं निकाल पा रहे एग्जैक्टली तो वहां अंदाजा लगाते हो, उसी को एस्टीमेट बोलते हैं। एस्टीमेट है, चेंज ऑफ कोर्स हो सकता है, चेंज हुआ तो इसका इंपैक्ट देना प्रोस्पेक्टिवली। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कोई पीपीआई नहीं है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर एस्टीमेट चेंज किया है तो इसको भी आपको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने ऐसा कोई चेंज किया है। आगे चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब होता है जब जब एएस ने आपको चॉइस दिया है कोई ऑप्शन चूज करना दोनों में से, उसको बोलते हैं पॉलिसी सिलेक्ट करना। क्लियर है वाला पार्ट? उसके बाद क्या पॉलिसी सिलेक्ट करोगे तो कैन यू चेंज, यस व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ, माता पिता बोल दे तो भाई बहन बोल दे मतलब एएस, और इफ इट रिजल्ट्स इन बेटर प्रेजेंटेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। उसके अलावा अगर कोई भी आपने पॉलिसी चेंज की है तो डिस्क्लोज ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। अमाउंट मिलता है अमाउंट बताओ, अमाउंट नहीं मिलता है फैक्ट बता देना ये। उसके अलावा चेंज इन पॉलिसी का इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब करंट ईयर में तो चेंज करोगे बट करंट ईयर के साथ जो कंपेरेटिव है प्रीवियस ईयर वाले उसमें भी चेंज लाना। उसके अलावा 2 चीज को आप चेंज इन पॉलिसी मत बोलना। पहला, अगर कोई ट्रांजैक्शन अभी ऑकर हो रहा है जिसके लिए आप नया पॉलिसी बना रहे हो, पहले भी था बट वो अलग तरीके से ऑकर होता था, जैसे आपने पहले एडॉक बेस पे ग्रेचुइटी देते थे, अभी आपने फॉर्मल प्लान आया, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, चेंज इन पॉलिसी नहीं है। उसके अलावा पहले वो ट्रांजेक्शन था ही नहीं, आया ही पहली बार, जैसे पहले पेंशन था ही नहीं, दही पहली बार रहे हो, स्कीम बनाई उसके लिए आपने, पॉलिसी बनाई उसके लिए, चेंज इन पॉलिसी नहीं है, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ पॉलिसी, खत्म हो गया कंसेप्ट। बोलो मजा आया कि नहीं आया? इसी बात पे बोलना एक के है भाई साहब, लेकिन तुम्हारा भैया रुकेगा नहीं, फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाओ। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो डिस्कस करता हूं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन मुझे सुनते हुए चलना, ठीक है? मैं क्वेश्चन को समराइज्ड वे में रिवाइज कराऊंगा बट ऑफ कोर्स सेल्फ प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी द की एज वेल। सुनना, पहले हमारा कोई आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर का बैलेंस था, ठीक है? हमको लगा था कि हमको इसको पैसा देना पड़ेगा एक क्रेडिटर को, अब लगता है पैसा नहीं देना पड़ेगा तो लाइबिलिटी हमने राइट ऑफ कर दी, ठीक है? तो कंपनी ने इसको पीपीआई करके रिकॉर्ड कर लिया। ये गलती है क्या? ये एस्टीमेट का चेंज है, पहले लग रहा था पे करना पड़ेगा, अब नहीं पे करेंगे, तो ये गलती नहीं है, ये एस्टीमेट का चेंज है। ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ पीपीआई, दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। पहला क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है? उसके बाद जो ढंग के क्वेश्चन है वो रिवाइज करवाऊंगा,
ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ढंग के क्वेश्चन, हाँ इधर क्वेश्चन नंबर 7 सुनना क्या बोलता है। हमको एक नोटिस आया जीएसटी डिपार्टमेंट से और हमने इसका पेमेंट भी कर दिया। जीएसटी ने नोटिस भेजा कि आपने इतना जीएसटी पे नहीं किया, प्लीज पे कर देना। कुछ तो लिटिगेशन चल रही थी मेरे और जीएसटी के बीच में। कंपनी ने इस पेमेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखा दिया। गलत किया देवसेना, मैंने बताया था जब भी आपका कोई जीएसटी या इनकम टैक्स का नोटिस वगैरह चल रहा है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बट हाँ इट इज अ एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल को इन लोग प्यार से बोलते हैं ऑर्डिनरी दैट रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी दैट रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर। ध्यान रखना, खत्म हो गया। उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें चाहता क्या सुनना, इसमें आपसे यह पूछा है चेंज इन पॉलिसी है या नहीं। क्या है वो मैं बताना, सिर्फ इतना बताना पॉलिसी का चेंज है या नहीं है। पहला, प्रोविजन 2% से इंक्रीज करके आपने 3% कर दिया। ये चेंज इन एस्टिमेट है, चेंज इन पॉलिसी नहीं है, तो बोलना नॉट अ चेंज इन पॉलिसी। क्या है वो ज्यादा नहीं पूछा है, पॉलिसी का चेंज है या नहीं ये पूछा है। तो 2% से 3% हो जाना प्रोविजन, दिस इज नॉट अ चेंज इन पॉलिसी। आगे बोलता है मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ फॉर्मल ग्रेचुइटी प्लान इन प्लेस ऑफ एड हॉक। अभी सिखाया था ना, इसको पॉलिसी का चेंज नहीं बोलते, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन बोलते हैं। आगे डेप्रीसिएशन एसएलएम बेस पे करेंगे। सॉरी, पहले यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स थी, अब यूजफुल लाइफ 3 ईयर्स हो गई। यूजफुल लाइफ चेंज होना ये भी एस्टिमेट का चेंज है, पॉलिसी का चेंज नहीं है। आगे पेंशन देने वाले हैं, अर्लियर देयर वाज नो सच स्कीम फॉर पेंशन। पहली बारी कंपनी में पेंशन का पॉलिसी आ रहा है, तो ये भी फर्स्ट टाइम अडॉप्शन हुआ, दिस इज नॉट ऑल्सो अ चेंज इन पॉलिसी। उसके बाद बोलता है हमने इन्वेंट्री को मेजर करने का कॉस्ट फॉर्मूला चेंज किया। कॉस्ट फॉर्मूला का मतलब जो फीफो वेटेड एवरेज जैसा होता है ना, इसको कॉस्ट फॉर्मूला बोलते हैं। ये चेंज करना ये पॉलिसी का चेंज है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, करके जाना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 ऊपर ऊपर से देख लो। थेफ्ट हुआ है प्रीवियस ईयर में, डिटेक्ट हुआ करंट ईयर में। तो थेफ्ट होना प्रीवियस ईयर में, मालूम पड़ा करंट ईयर में, दिस इज अ पीपीआई। अच्छा, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर थेफ्ट हुआ तो थेफ्ट होना इज ऑल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी। सुनना, अब कब इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलोगे और कब पीपीआई बोलोगे, इसके ऊपर गाइडेंस देता हूं। करंट ईयर का थेफ्ट अगर करंट ईयर में मालूम पड़ता तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता, बट प्रीवियस ईयर का थेफ्ट अगर करंट ईयर में मालूम पड़ा तो ये पीपीआई होगा। देखो दोनों नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों का अलग अलग हेड है ना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ध्यान रखना। करंट ईयर का थेफ्ट करंट ईयर में मालूम पड़े तो पीपीआई तो है नहीं, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। प्रीवियस ईयर का थेफ्ट आज मालूम पड़े तो ये पीपीआई हो जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, सुनना। सबसे पहले कंपनी बोल रहा है लैंड सेल करना पड़ेगा ड्यू टू लिक्विडिटी इशू। लैंड सेल करना इज अ ऑर्डिनरी दैट रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर, बट लिक्विडिटी इशू की वजह से सेल करना इज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आपको मैंने लिखाया भी था कि अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह सेल करो ड्यू टू लिक्विडिटी इशू तो आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा। उसके अलावा बोलता है फैक्ट्री में लग गई फायर, फायर पे जो नुकसान हुआ वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो दोनों के दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब इसमें ये तो हुआ है, ऊपर से कंपनी ने कोई गलती भी की है। लॉस फ्रॉम फायर वाज सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। जो फायर में लॉस हुआ उसको एडजस्ट किया लैंड के बेचने पे जो सेल प्रॉफिट वगैरह हुआ उससे। ये भी गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते, तो वो भी मेंशन कर देना। ठीक है, आगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, वेरी गुड क्वेश्चन। 10 आइटम्स है, आपको क्लासिफाई करके बताना है कौन सा चेंज इन पॉलिसी है, कौन सा चेंज इन एस्टीमेट है, कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कौन सा पीपीआई है, कौन सा ऑर्डिनरी, वो सब है बराबर। अब सुनना क्या बोलता है। एक्चुअल बैड डेट्स टर्निंग आउट टू बी मोर देन प्रोविजन। प्रोविजन बनाया 5,000 का, रियल में बैड डेट 10,000 का हो गया, ये कोई गलती नहीं है, ये एस्टीमेट का चेंज है, तो दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। उसके अलावा पीपीई के ऊपर कॉस्ट मॉडल से आप जा रहे हो रीवैल्यूएशन मॉडल, तो ये पीपी का मॉडल वगैरह चूज करना इज अ चेंज इन पॉलिसी। अब ऐसा मैंने सिखाया है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मतलब रिवाइज करा रहा हूं फटाफट से, क्योंकि अभी डिस्कस करता अपने कंसेप्ट में। आगे गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल एज कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंस। अब गवर्नमेंट ग्रांट का रिफंड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट गवर्नमेंट ग्रांट मिलना इज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट एक्सेप्शनल आइटम हो सकता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो इसमें बोलना ऑर्डिनरी दैट रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर। अगर आप आईसीआई का आंसर देखोगे इसके अंदर, इन्होंने इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल रखा है, बट एक्चुअली सेम चीज इन्होंने 1 साल बाद के अटेम्प्ट में दोबारा पूछी थी और इसको इन्होंने ऑर्डिनरी दैट रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर हो सकता है ये भी कह दिया था। तो एक्चुअली यही होना चाहिए। वापस से बता दूं, ग्रांट कंपनी को मिल सकता है, इट इज अ ऑर्डिनरी थिंग। गवर्नमेंट कंपनी हेल्प करने से ऑर्डिनरी थिंग, उसका रिफंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यहां तो ग्रांट मिला है तो इट इज ऑर्डिनरी, बट ऑफ कोर्स नेचर ऐसा है दैट इट माइट बी एक्सेप्शनल, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी दैट रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर। आगे ट्रीटिंग ऑपरेटिंग लीज एज फाइनेंस लीज, ये तो गलती है, पीपीआई। कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट फ्रॉम वर्किंग कैपिटल। आप बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट पे कैपिटलाइज कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, तो ये भी गलती है, पीपीआई हो जाएगा। लेजिस्लेटिव चेंजेस
हैविंग लॉन्ग टर्म रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। लेजिस्लेटिव मतलब लीगली कोई चेंज हुआ इसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है। याद है एग्जांपल देता वेजेस वगैरह चेंज हो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन से, वैसा। तो ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेजिस्लेशन में चेंजेस होते रहते हैं, बट दिस इज ऑर्डिनरी दैट विल रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर, मतलब एक्सेप्शनल हो जाएगा। आगे डेप्रीसिएशन का मेथड चेंज हुआ है, स्ट्रेट लाइन से WDV। डेप्रीसिएशन का मेथड चेंज होना इज अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज। आगे गवर्नमेंट ग्रांट बिकमिंग रिफंडेबल, हाँ, रिफंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर। आगे अप्लाइंग 10% डेप्रीसिएशन इंस्टेड ऑफ 15%। अभी ये रेट का चेंज नहीं हुआ है, आपने यहां गलती करी है, आपने 10% चार्ज कर दिया डेप्रीसिएशन इंस्टेड ऑफ 15%। ये मैथमेटिकल मिस्टेक है, ये तो गलती है, PPI है। ध्यान रखना, डेप्रीसिएशन देखते ही काफी लोग बोल देंगे अकाउंटिंग एस्टीमेट, फिर बोलेंगे हाँ मिरेकल नहीं है ये, ध्यान रखना। आगे चेंज इन यूजफुल लाइफ इज अकाउंटिंग एस्टीमेट। 10 पॉइंट के मस्त अपन ने डिस्कस किया, जवाब शानदार है, ध्यान रखना। अच्छा 14 वाला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, मेरे क्वेश्चन में मार्क करना रहेगा वो ट्रू और फॉल्स है। इसमें बोलता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स शुड नॉट बी डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। गलत है, फॉल्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी को हमको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है, क्या बोलता है सुनना। गुड्स वर्थ 5 लाख वर डिस्ट्रॉयड September 15 में। अ क्लेम वॉज लॉन्च्ड विद इंश्योरेंस कंपनी, तो गुड्स इंश्योर्ड थे, क्लेम लॉन्च किया, बट नो एंट्री वॉज पास्ड, पास एंट्री करना भूल गया 15-16 में। क्लेम का पैसा आया 2018 में, तभी एंट्री पास किया। ये तो गलती है ना, क्लेम जब लॉन्च किया आपने 15-16 में, तो उसका रिसीवेबल आपको 15-16 में बुक करना चाहिए था, आपने एंट्री ही पास नहीं की, PPI गलती है। आज पिछले साल की गलती, पिछले सालों की गलती, 15-16 वाली गलती 2018 में मालूम पड़ी, PPI। अच्छा उसके अलावा कंपनी क्रेडिट प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स 2.5%, अब वो प्रोविजन बढ़ के हो जाएगा आपका 8%। ये तो एस्टीमेट का चेंज है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16, ये तो सिंपल, आप पढ़ोगे तो समझ जाएगा, इतना कुछ है नहीं। 17 पे आओ। 17 इज अगेन सेम, आपको बताना है कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कौन सा PPI एस्टीमेट क्या है, फटाफट से डिस्कस करते हैं। नॉन प्रोविजन फॉर सैलरी ऑलरेडी ड्यू, सैलरी हो गई ड्यू, प्रोविजन बनाना भूल गए, गलती है, PPI। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने बताया था प्रॉपर्टी वगैरह सीज हो गई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेंशन प्लान, दिस इज नॉट अ चेंज इन पॉलिसी, दिस इज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी। चेंज इन रिजर्व फॉर ऑब्सोलेट इन्वेंट्री, जब इन्वेंट्री खराब होती है तो आप उसका रिजर्व बनाते हो। रिजर्व मतलब मान लो एक तरीके से प्रोविजन बनाते हो, आपकी इन्वेंट्री खराब हो गई, नुकसान इतना हो सकता है, तो इन्वेंट्री का आपने बनाया प्रोविजन। अब प्रोविजन में हुआ चेंज, इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलना। इसमें काफी बच्चे फंस सकते हैं, चेंज इन रिजर्व फॉर ऑब्सोलेट इन्वेंट्री समझ ही नहीं आएगा। ऐसा मान लो रिजर्व मींस चेंज इन प्रोविजन फॉर ऑब्सोलेट इन्वेंट्री, तो प्रोविजन चेंज करना इज अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज। आगे लिटिगेशन केसेस आर एक्सेप्शनल ऑर्डिनरी दैट रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर। आगे एक्चुअल बैड डेट्स एक्सीड द प्रोविजन, तो ये एस्टीमेट का चेंज है अगेन। आगे लेजिस्लेटिव वापस एक्सेप्शनल है। कैपिटलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन इंटरेस्ट, क्वालिफाइंग असेट का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल का नहीं, गलती है, PPI। कॉस्ट से रिवैल्यूएशन पे जाना, चेंज इन पॉलिसी है। गवर्नमेंट ग्रांट सैंक्शन, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, दिस इज ऑर्डिनरी दैट रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर, इसका रिफंड हो जाए तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, ध्यान रखना। क्लियर है वाला पार्ट। अच्छा उसके अलावा 18 क्वेश्चन RTP Jan 25 का सुनना। हम क्या करते थे लास्ट 3 ईयर से, कंपनी ओनिंग एंड ऑपरेटिंग हेलीकॉप्टर्स लॉस्ट 4 हेलीकॉप्टर्स। कंपनीज अकाउंटेंट फेल्ट दैट आफ्टर द क्रैश, मतलब हमने 4 हेलीकॉप्टर्स लूज क्यों कर दिए, क्रैश हो गए थे। सुनना क्या बोलता है, द कंपनीज अकाउंटेंट फेल्ट दैट आफ्टर द क्रैश द मेंटेनेंस प्रोविजन क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हेलीकॉप्टर्स वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अकाउंटेंट को क्रैश की नहीं पड़ी है, सुनना क्वेश्चन में हुआ क्या है। पहले हमारे पास हेलीकॉप्टर थे तो उसके मेंटेनेंस के खर्चे का हम प्रोविजन बनाते थे, अब बोलते हैं हेलीकॉप्टर तो क्रैश हो गया तो प्रोविजन का जरूरत नहीं है सर। देखो ना कैसा जालिम अकाउंटेंट है, तो बोलता है प्रोविजन का जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ क्रैश। पहले प्रोविजन बन रहा था, प्रोविजन नहीं बनेगा, तो आप बोलोगे ये तो एस्टीमेट वगैरह का चेंज है, लेकिन द पॉइंट इज प्रोविजन क्यों नहीं बनेगा, क्रैश की वजह से। क्रैश होना हेलीकॉप्टर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ना, तो इसको काफी बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे, सर प्रोविजन पहले बन रहा था अब प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो आप पॉलिसी या एस्टीमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, बट हियर द पॉइंट इज वो प्रोविजन क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज ऑफ अ हेलीकॉप्टर क्रैश, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो ये प्रोविजन नहीं बनना को आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी में दिखाओगे। इज दिस क्लियर? यस। विद दिस वी कंप्लीट ऑल द रेलिवेंट क्वेश्चंस आल्सो ऑफ AS 5। तो लगभग आधे घंटे के स्पैन में पूरा AS कंप्लीट करा दिया, आपके 3 घंटे का जो कंटेंट है इतने कम समय में आपको रिवाइज करवा दिया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एकदम क्लियर है सर। अगर ये सेशन आपको पसंद आया, कमेंट में एक मीठा कमेंट में बता के जरूर जाना कैसा लगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो कमेंट है, मेरे लिए इट इज अ मोटिवेशन फैक्टर टू पुट मोर सच फ्री कंटेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। उसके अलावा
चैप्टर खत्म होने पे इसी बात पे क्या कहेंगे, एक के है भाई साहब। क्यों एक के भाई साहब? क्योंकि भाई आया है, सब करा के जाएगा। ठीक है, चलो तो सेशन को करेंगे एंड। लास्ट चीज, मैं उम्मीद करूंगा आपके लिए रिविजन वीडियो हेल्पफुल है, बट इन केस आपके कोई जूनियर्स कभी सीए इंटर के बारे में पूछे तो आप जरूर, आपको पसंद आते हैं मेरे सेशंस तो आप रिकमेंड कर सकते हो माय क्लासेस विच आर अवेलेबल ऑन bbvachos.com। सीए इंटर का रेगुलर बैच भी है, फास्ट ट्रैक बैच भी है। इतना पढ़ाने के बाद हल्का प्रचार, हल्का प्रमोशन तो बनता है ना बॉस? तो बता जरूर देना, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं बट एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय एंड आई होप यू आर लाइकिंग द सेशंस। ओके।